चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। हाउस द जोश? हाय सर और लो Hi, सर। sir. Sir. हाय सर। Hi, sir. देखिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टेप्स टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 8 मार्क का एक सम कंफर्म होता है। अगर पेपर स्टाइल में कुछ चेंज करते हैं तो 2 एग्जांपल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर आपके आज के सेशन में स्टेप्स क्लियर हो गए तो 16 मार्क्स बोर्ड के आप सिक्योर कर सकते हो, या कम से कम 8 मार्क तो कंफर्म ही है। ठीक है, सो सब लोग इन स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से समझोगे। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमें अच्छे से और डिटेल में समझना है। तो कोई भी पार्ट हमारा मिस ना हो, वो बहुत जरूरी है। तो सब लोग अपनी आंखें, नाक, कान, मुंह और बाकी जो भी चीजें है, दिमाग ओपन करके इस सारी चीजों को समझ लेना। ठीक है, देखो यहां पे आपको एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया होगा उसको पहले समझ लो। एग्जाम्पल के अंदर आपको कुछ पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी हुई होगी। कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 पार्टनर की बैलेंस शीट दी हुई होगी, जिसमें लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, लायबिलिटी और कुछ रिजर्व्स दे सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे कुछ असेट्स देंगे। और नीचे कहा होगा कि उन्होंने एक नए पार्टनर को फर्म में एंट्री दी है और उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं पार्टनरशिप में, जो कि होंगे रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि हमने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ ही था। उसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। नया पार्टनर जो आ रहा है वो कौन से शेयर के लिए आ रहा है, कितनी कैपिटल ला रहा है, कितनी गुडविल ला रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी होगी। तो सर हमें क्या करना होगा? तो आपको जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, शायद जर्नल एंट्री आने के चांसेस थोड़े कम है, पर ये टेबल्स ड्रॉ करना कंफर्म होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नोटबुक के अंदर टेबल ड्रॉ करोगे। कौन कौन से नेसेसरी टेबल्स बनाने होंगे? तो पहला बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में सीख लिया। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे आंसर मिलना चाहिए। व्हाट इज द अदर नेम फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट? अनम्यूट करके। P&L adjustment account. वाह क्या बात है, एक्सीलेंट वैष्णवी। बाकी सब? हाँ सर हम बोलने वाले थे पर ये वैष्णवी ना थोड़ी जल्दी कर दी, पर बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हम और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऐसा लग रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? Nominal account. Nominal. Account. नॉमिनल। Nominal. केबीसी में चले जाओ, मेरे ऑप्शन खत्म हो उससे पहले ही आंसर आ जाते हैं। मतलब लगता है आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ा रहा है। अच्छी बात Yes, sir. हाँ सर। है। चलिए फिर से एक बार, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये यहाँ पे हमें पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट का नॉलेज काम लगेगा कि अगर एग्जाम्पल में पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो करंट अकाउंट भी होगा। बाकी मोस्टली आपको इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट ही बनाने होंगे, और ये दोनों एक ही पेज पे हम लोग बना देंगे। मतलब ऊपर 40% जितने पार्ट में बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके नीचे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये फॉर एग्जांपल आपकी नोटबुक है, तो नोटबुक में ये पेज जिसके ऊपर आप टेबल ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले 40% जितने पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके नीचे बाकी का जो 60% जितना पार्ट बचा है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरे पेज पे कैश एंड बैंक अकाउंट, जो कि तकरीबन 25 टू 30% जितनी ही जगह इसको चाहिए। और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये 4 चीजें बनाने को हो सकती है, शायद कैश या बैंक अकाउंट ना भी हो शायद, बट मोस्ट कॉमनली ये 4 चीजें बनाने को आएगी। कौन सी? याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट हम लोग आगे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में स्टडी कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है, समझाऊंगा। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ये बैलेंस शीट जो बनेगी, सर आपने बोला एग्जांपल में तो बैलेंस शीट दी हुई होगी, तो ये बैलेंस शीट फिर से काय को बनाने की? तो वो बैलेंस शीट दी हुई होगी बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और यहां पे जो बैलेंस शीट बनेगी वो कैसी होगी? बैलेंस शीट आफ्टर
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहां पे एडमिशन के बाद फिर से बैलेंस शीट बनानी होगी, तो ये 4 चीजें ड्रॉ करनी होगी। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? 4 टेबल ड्रॉ करने होंगे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो तो थम्स अप करोगे। ओके, बढ़िया है। हर एक स्टेप में मैं आपको पूछता जाऊंगा। देखो, यहां पे मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, ये हमारा पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, मैंने क्लियरली बोल दिया है कि यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सर, ये सब आपने लिखा है वो अभी हम आगे स्टेप्स डिस्कस करते जाएंगे और समझाता जाता हूं कि देखो यहाँ पे जो मैंने कहा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। हालांकि आपको पता ही है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में स्टडी किया था। उसमें जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है? All loss. ऑल लॉस। क्या बात है। और क्रेडिट साइड पे All profit. All profit. लॉस या Profit and गेन क्यों gain. होता है? लॉस या गेन के रीजन क्या हो सकते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज। अभी मुझे ये बताओ कि आपने बोला लेफ्ट साइड लॉस, तो लॉस कौन से रीजन से हो सकता है? Decrease in Increase in liability. asset and increase in liability. Increase in लॉस liability. होगा, बिल्कुल सही है, लॉस होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। जबकि प्रॉफिट क्यों होगा? Increase in asset. Decrease in liability. इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से यहां पे हमें प्रॉफिट होगा। तो नीचे हमें जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स दिए होंगे उसमें देखेंगे कि अगर इसमें से कुछ हो रहा है, मतलब असेट डिक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज, तो यहां पे लिख देंगे। अगर गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे लिख देंगे। ये हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा, ठीक है। तो मतलब ये फिक्स फॉर्मेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, इसके अंदर सर इतनी सारी चीजें, वो हम आगे देखते हैं। हर एक चीज कहां पे कैसे आएगी वो मैं दिखाऊंगा। पार्टनर का कैश और बैंक अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, ये जो 4 टेबल की बात की वो हमें ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही एग्जांपल देखा, आप देखोगे नीचे क्या पूछा है और ये 4 टेबल ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद क्या करता है, ये टेबल के अंदर सर रिकॉर्डिंग ये सब रटेंगे नहीं, आपने तो ब्लैंक ही बनाया होगा। उसके अंदर ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लोग एग्जाम्पल में आगे के स्टेप्स फॉलो करके लिखेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको हर एक स्टेप्स फॉलो करके समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, टेबल ड्रॉ कर देने के बाद रिकॉर्ड ओपनिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। आपको एग्जाम्पल में मैंने कहा कि बैलेंस शीट दी हुई होगी, तो बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको पार्टनर की कैपिटल दे दी होगी। उसको आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो देखो, कैपिटल अकाउंट यहां पे फॉर्मेट देखो, उसमें क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, ये देखो ओपनिंग कैपिटल। कहां से लिखा है? स्टेप नंबर 2। मतलब आपको एग्जांपल में दिया होगा ओपनिंग कैपिटल, मतलब बैलेंस शीट में दी होगी कैपिटल, तो आप ये फॉर्मेट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहां पे जो भी अमाउंट दी हुई होगी वो लिखोगे, ठीक है। ये पहला आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद देखो, रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। आपको एग्जांपल में बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड पे, ये कहां पे दिया होगा? ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड पे आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा, तो वो कहां पे लिखेंगे? तो कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। सर आपने कहा और हमने मान लिया नहीं, देखो यहाँ पे देखो, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, पहला ही दिखा, तो ये कहां से आया है? स्टेप नंबर 2, ये यहां पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद देखो, यहां पे सपोज सर बैंक बैलेंस की जगह पे ऐसा हो गया कि हम तो बाबूराव गणपतराव आपटे की तरह है, मतलब लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, असेट है ही नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक में से हमने ज्यादा पैसे ले लिए हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में कहां पे दिया होगा? Liability side. क्या बात है, बिल्कुल सही, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया होगा, तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। तो देखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे सपोज होता है, तो हालांकि आपको यही आने वाला है, पर अगर ये ना हो तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमें लिखना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि कोई एग्जांपल में आपको आने वाला नहीं है, बट मैंने आपको जैसे आगे का भी फंडामेंटल नॉलेज आपका स्ट्रांग है वही बरकरार रखने के लिए मैंने बताया कि अगर बीओडी दिया हुआ है यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई टेंशन नहीं लेना है, कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको लिख देंगे। और तीसरा,
रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इन करंट अकाउंट, ये शायद ही हो, मे बी दैट, मोस्टली नहीं होगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो बैलेंस शीट में अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पे दिया होगा, तो देखो क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड और डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड, तो उसको पार्टनर के अगर करंट अकाउंट बनाने हैं तो उसमें डेबिट साइड पे डेबिट वाला बैलेंस, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट वाला बैलेंस लिखेंगे। बट 99% ये आपको नहीं होगा, 99% आपको ये दो चीजें सेकंड स्टेप में रिकॉर्ड करने की आएगी। कौन सी? एक तो ये कैपिटल और दूसरा कैश एंड बैंक बैलेंस। तो सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में टेबल ड्रॉ करेंगे, सेकंड स्टेप में ओल्ड बैलेंस शीट में जो पार्टनर की कैपिटल दी है उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और असेट साइड पे जो कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा उसको कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे। चलिए बोलिए, यहां तक समझ में आया है? समझ में आया है तो थम्स अप। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है डाउट। यार ये बहुत सारे स्टूडेंट सुबह सुबह उंगली मार देते हैं, सबको बोलो अपने दोस्तों को जगाओ, उठाओ। चलिए सेकंड स्टेप खत्म होता है, उसके बाद थर्ड स्टेप। किसी की अगर माइक चालू है तो उसको बंद कर दो, वरना मैं यहां से आपकी बोलती बंद कर दूंगा। चलिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स जिसके अंदर रिजर्व्स हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, वो सारी चीजें होगी जिसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सर। वो अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो वो भैया हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि एग्जाम्पल में दे दिया होगा। और अगर एग्जाम्पल में ओल्ड रेशियो ना दिया हो तो, ओल्ड रेशियो एग्जांपल में ना दिया हो तो इक्वल, क्या बात है, इक्वल रेशियो हमें एज्यूम करना होगा और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? देखो व्हाट आई सेड, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट विल बी ऑन द असेट साइड एंड एज वेल एज लायबिलिटी साइड। इट इज नॉट पॉसिबल कि सब में दे, हो सकता है कि असेट साइड पे ना हो, सिर्फ लायबिलिटी साइड पे हो, सो यू डोंट नीड टू वरी। जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे उसमें से होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। रेशियो कौन सा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का? द अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज यू हैव टू बी श्योर इन योर माइंड। क्या? that the undistributed items will be distributed amongst old partners, that is important, old partners। जो न्यू पार्टनर एडमिट किया होगा ना, न्यू पार्टनर, उसको नहीं देना है, ठीक है भाई? तू तो नया है, तू तो बाबाजी का ठुल्लू ले, तेरे को नहीं मिलेगा, ये तो हमने बनाया हुआ है। तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अभी यहाँ पे देखो लायबिलिटी साइड पे कौन कौन सी अमाउंट हो सकती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर आपको इसमें से कोई चीजें दिखती है तो वो हमें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, ये सारी चीजें आपको कहां पे ढूंढना है? इसको लायबिलिटी साइड पे। दूसरा जनरल रिजर्व दिया हो सकता है, यही नाम होंगे, उसके बाहर का कोई नाम नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें मैंने कवर कर ली। कैपिटल रिजर्व दिया हो सकता है, कंटिंजेंसी रिजर्व दिया हो सकता है, उसके अलावा हाँ बेडेड सभी रिजर्व्स आती है पर बेडेड रिजर्व नहीं आएगी भाई, ठीक है? बेडेड रिजर्व वो यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम में नहीं आती है। इंपॉर्टेंट नाम ये दो होंगे ही होंगे। फिफ्थ और सिक्स को देखो मैंने बोल्ड किया है, ब्लू कलर से लिखा है क्योंकि 99% एग्जाम्पल में ये निकलता ही है, ठीक है? वर्कर कॉम्पनसेशन फंड या वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, ध्यान रखना, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड WCF या WACF, वो रिकॉर्ड अगर आपको बैलेंस शीट में दिया है तो उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बट आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। अगर इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम को इफेक्ट करता हुआ कोई एडजस्टमेंट दिया है जो कि 90% होगा ही, क्या बोला? 90% इस चीज को इफेक्ट करता हुआ एडजस्टमेंट होगा ही, तो वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देने के बाद अगर कोई यहाँ पे बैलेंस बचेगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाम ध्यान से देखना,
वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड या वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। यहां पे ध्यान रखना, वर्कर्स सेविंग अकाउंट और वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फिर सर वर्कर का नाम देखा, फंड देखा, वर्कर देखा, अकाउंट देखा, मतलब हमने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलत गलत गलत, नहीं चलेगा। ये नाम होंगे वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड या वर्कर्स सेविंग अकाउंट, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, नॉट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देन वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड? सर इट विल बी रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसको एज इट इज लायबिलिटी साइड पे न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। पर हाँ, अगर ये नाम है वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड और वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, देन that will be distributed amongst old partners in their old ratio। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी नाम होगा 99% एग्जांपल में, उसमें भी आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिया होगा। तो वो एडजस्टमेंट की इफेक्ट देखने के बाद अगर कोई बैलेंस बचता है पॉजिटिव, तो उसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रिकॉर्ड कहां करेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, पर कहां लिखे? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन सी चीजें? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड या एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, देखो ये पहली चीज हो गई। उसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, तो देखो ये स्टेप नंबर 3, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, सारी की सारी आ गई ना। अभी सर ये सारा होगा? ये सारा नहीं होगा, उसमें से जो भी 1 2 3 आइटम दी होगी उसके लिए करेंगे, नहीं दिया है तो बल्ले बल्ले, टेंशन फ्री। जो दिया होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जरूरी नहीं है कि ये सभी 6 की 6 चीजें आपको दे, पर हाँ ये 6 में से ही कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी। ये लायबिलिटी साइड की चीज है। अभी थर्ड में ये ए वाला पॉइंट देखा, अब हम देखेंगे बी वाला पॉइंट। देखो असेट साइड पे भी कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम हो सकती है बैलेंस शीट में। तो देखो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में अगर आपको ये कोई चीज देखने को मिलती है, तो उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमॉन्स्ट ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, जैसे लायबिलिटी मींस ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कैसे की, वैसे ही असेट साइड वाली जो चीजें होगी उसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से नाम आपको देखने हैं? असेट साइड पे गुडविल, बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होगी वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब यहां पे हमें डेबिट साइड पे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो यहां पे ये स्टेप, देखो स्टेप नंबर 2 ही हम, स्टेप नंबर 3 ही है हमारा। गुडविल देखो है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसमें से जो भी नाम होंगे वो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई हो तो थम्स अप अपना दिखा दो। देखो ये सब स्टेप्स है, जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो और बढ़िया से क्लियर होगा। ये स्टेप्स आपको कोई बुक में या कोई रेफरेंस बुक में नहीं दिया है, ये हमने हमारे सालों के एक्सपीरियंस से, मुझे पता है कि भाई जब स्टूडेंट एग्जांपल सॉल्व करेगा तो उसको यही सोचना है, और अगर इस स्टेप में फॉलो करेगा ना तो वो कोई भी चीज भूलेगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स, मैंने देखा ना कि सब मिक्स सॉल्व करने जाते हैं ऐसे स्टेप्स के बिना, और ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है, तो कहां पे कुछ गलती हो गई ना वो पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स को। फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने में 30 मिनट जाते हैं, पर अगर मिस्टेक हुई ना तो वो 2-3 घंटे देने के बाद भी नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप जाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन या गलती होने का स्कोप ही ना मिले। यस कृतार्थ। यस सर। सर आगे वो दो जो फंड थे ना उसका तो पता चल गया, बट सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मींस? वाह बहुत बढ़िया। अभी मैंने सोचा भी कि यार मैं स्टूडेंट को पूछूं या फिर हमारा आगे का टॉपिक जाने दूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के साथ साथ ये सारे एक्सपेंस भी मुझे बताओ। चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्यों है, व्हाई, ये भी मुझे बताइए। अभी पढ़ने में नहीं आया है, फाइनल अकाउंट हम करेंगे कंपनी का, उसके अंदर डिटेल में भी आने वाला है, डोंट वरी। बट मुझे बताओ
कि ये सब क्यों बैलेंस शीट में असेट साइड पे, और ये क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है। चलिए किसी को जानकारी हो तो बताओ, एनीवन नोज। चलिए हिंट देता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं ना, वो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। ऐसा भी आप समझ सकते हो, प्रिलिमिनरी मतलब प्रायोरिटी, स्टार्टिंग के लेवल के खर्चे। चलिए थोड़ा 11th का हिंट देता हूं, आपने कोई फिक्टिशियस असेट ऐसा कुछ नाम सुना था, यस सर। या फिर Yes, sir. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये दो नाम दोनों का मतलब सेम ही होता है, फिक्टिशियस असेट या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसको याद है, 11th का पूछ रहा हूं, डज एनीवन नो, याद है किसी को। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या fictitious assets are those expenses benefit of which is available for more than 1 year। एक साल से ज्यादा टाइम के लिए उसका बेनिफिट मिलता है। ये कोई असेट नहीं है, ये एक्चुअली में खर्चे हैं, पर ये खर्चे ऐसे होते हैं कि जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है। तो हम लोग उस खर्चे को एक ही साल में राइट ऑफ करने की जगह पे, यानी कि P&L अकाउंट में लिखने की जगह पे, हम लोग उसको अलग अलग ईयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब बिजनेस एस्टैब्लिश करते वक्त जो खर्चे हुए ना, वो जैसे कि लाइसेंस लेना है, जैसे कि कोई परमिशन लेनी है गवर्नमेंट की साइड से, तो ही हम वो बिजनेस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, ये सब परमिशन लेनी होती है बिजनेस करने के लिए, डिपेंड कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। तो गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेना है, या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस लेना है, या कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सब कवर होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में। अभी वैसे देखने जाए तो ये खर्चा है, बट हमने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया, एक बार लाइसेंस लिया, तो उसका बेनिफिट तो हमें लॉन्ग टाइम तक मिलने वाला है ना। तो इसको एसेट के टाइप पे दिखाते हैं, जो कि होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एसेट, अदर एसेट के अंडर में आएगा, अदर नॉन करंट एसेट के हेड में ये सब चीजें आती है। ये कंपनी फाइनल अकाउंट में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, मतलब हमें बढ़िया सा हैवी एडवर्टाइजमेंट करना है, जैसा कि मैं एग्जांपल में बताया था कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि साहस स्मार्ट स्टडीज के लिए मैं एक काम करता हूं, हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट करता हूं कि वो हमारी एप्लीकेशन के ब्रांड एंडोर्स मींस एम्बेसडर बने, एंडोर्समेंट करे। तो उन्होंने बोला 3 करोड़ रुपए लूंगा एडवर्टाइजमेंट के, जो 3 साल तक टीवी पे आएगी। तो 3 करोड़ रुपए को मैं 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, आप फॉर एग्जांपल हाई टेक एजुकेशन पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर उसके पीछे हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हुआ है कि पहले इस तरह से, फिर उसका लेवल अप, फिर उसका लेवल अप, फिर उसका लेवल अप, उसके पीछे हमने हजारों लाखों रुपए का खर्चा किया है। तो ये हमारे लिए असेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो ये सब आते हैं यहाँ पे असेट साइड पे, जो कि हमें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि ये सब किसने किया था, ओल्ड पार्टनर्स ने। ओल्ड पार्टनर की ये असेट है, तो उनको ये मिल जाना चाहिए, उनके साइड पे चले जाना चाहिए। क्लियर। Yes, sir. थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गए, हालांकि हमारे मेन टॉपिक पे रहना है। चलिए उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, तो रिकॉर्ड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये कहां पे दिया होगा सर, तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट जो दी होगी ना, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला होगा कि न्यू पार्टनर फॉर एग्जांपल अमरेंद्र बाहुबली इज अपॉइंटेड, ही ब्रिंग या ही ब्रॉट 5 लाख रुपीज एज कैपिटल, ऐसा दिया ही होगा एग्जांपल में। तो ये जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी आप सोचो, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर 5 लाख रुपए अमरेंद्र बाहुबली जो कि न्यू पार्टनर है, ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 5 लाख रुपीज ब्रॉट एज कैपिटल। बताओ, चुप क्यों हो, सामने आओ, द नेशन वॉन्ट्स टू नो। 5 लाख रुपए कैपिटल लाया है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप है। तो कौन सा पार्टनर ला रहा है वो नाम लिखना पड़ेगा ना। यस बाहुबली ला रहा है। अमरेंद्र तो बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे पार्टनर का नाम हमने लिया बाहुबली, तो अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगर अगर वो कैश के साथ साथ कोई असेट या गुड्स लाता है, जो कि हमें पता है 11th में हम पढ़ चुके हैं कि न्यू पार्टनर में ब्रिंग सपोज कैश, गुड्स और असेट इन बिजनेस, कोई भी पार्टनर होता है। तो सपोज वो असेट भी लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, असेट अकाउंट डेबिट होता है टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, याद रखना न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल लाता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 4, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट देखो, और यहाँ पे देखो दिखा ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल, स्टेप Yes. नंबर 4, स्टेप 4 से ही हम लेके आए। और कैश लाया है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट में देखो ये रहा न्यू पार्टनर्स कैपिटल ब्रॉट इन कैश। तो अगर वो लाया तो यहाँ पे स्टेप 4। अगर असेट लाया होता तो यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अगर असेट भी लाया है तो। बाकी कैपिटल असेट बहुत रेयरली देंगे, आपको कैश ही देंगे कि भाई न्यू पार्टनर कैश लाया है। तो रिकॉर्ड कहां करोगे, तो कैपिटल अकाउंट में सर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यही है वो जिसकी वजह से एग्जाम्पल हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसको मैं पूरा, इसके बाद हम सेपरेट सेशन लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। देखो सेपरेट नोट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज गिवन आफ्टर दिस टॉपिक। सो हम लोग पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में ये गुडविल की ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। पर वो जो सीखेंगे वो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे हम लोग अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट किया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर ये गुडविल वाला भी हम लोग एंट्री डालेंगे। ठीक है, इसका सेशन पूरा डिटेल में है क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शन है, तो वो सभी ऑप्शन में डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट आपने डाल दी, उसके बाद क्या करना होगा, तो ये हमारा फेवरेट वाला चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में सीख चुके वही इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना है, जो कहां पे दिया होगा, एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको ओल्ड बैलेंस शीट के नीचे, ओल्ड बैलेंस शीट के नीचे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दिया होगा। अब वहां पे हमें पता है कि असेट का रीवैल्यूएशन हम करेंगे, और अगर लॉस निकलता है, लॉस कब निकलेगा, जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सीख चुके हैं। तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है। ध्यान से समझना, सर अमाउंट कौन सी लिखेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट या क्रेडिट साइड पे, बट अमाउंट आएगी चेंज इन वैल्यू वाली, यानी कि डिफरेंस वाली। मतलब सपोज ओल्ड बैलेंस शीट में आपको बिल्डिंग दी है 1 लाख रुपए की, और न्यू बैलेंस शीट के लिए मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 1,20,000 हो गई है। 1 लाख रुपए थी, उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई, तो प्रॉफिट हुआ ये पता चल गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे, बट कौन सी अमाउंट, 1 लाख, 1,20,000, 20,000 या सबका टोटल 20,000। 20,000 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की अमाउंट ही यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, और याद रखना ये जो न्यू वैल्यू है ना 1,20,000, द न्यू वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट। तो मतलब हमें ओल्ड वैल्यू को भूल जाना है, न्यू वैल्यू 1,20,000 न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे, और ये 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। तो चेक करो यहां पे देखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे डेबिट साइड पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट,
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट क्योंकि लॉस है। देखो स्टेप नंबर कौन सा है हमारा, स्टेप नंबर 6। तो ये कहां से आया, स्टेप नंबर 6 से। ये सब स्टेप नंबर 6 है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, और ये सब गेन है, ये भी स्टेप नंबर 6 में ही आता है। और बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू से लिखने के लिए कहा, देखो बैलेंस शीट में ऑल लायबिलिटीज एट कौन सी वैल्यू बोला है, न्यू वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे देखो ऑल असेट्स एंड रिसीवेबल एट न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। न्यू वैल्यू किसे कहेंगे, मार्केट वैल्यू। वाह बहुत बढ़िया। न्यू वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, स्ट्रांग है। ऑनलाइन में भी आप पढ़ाई करते हो, पर आपका फंडामेंटल नॉलेज सच में अच्छा है, कमाल का है। और आप लोग आगे कुछ भी पढ़ाई करोगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल नॉलेज काफी अच्छा है। देखो ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि अगर वैल्यू असेट की इंक्रीज होगी या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो हुआ प्रॉफिट, और असेट की वैल्यू डिक्रीज या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज तो वो हो जाता है हमारे लिए लॉस। एंड ध्यान से, इफ देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट और लायबिलिटी, मतलब कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट में 7 असेट दी है, उसमें से 3 असेट की वैल्यू में चेंज हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन में दिया है, 4 असेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, 4 असेट की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो इसका मतलब हमें ओल्ड वैल्यू ही एज इट इज एज्यूम करनी है कि अब यही भैया मार्केट वैल्यू है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर से, अगर कोई असेट या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हुआ है तो न्यू बैलेंस शीट में वो चेंज वैल्यू लिखेंगे, न्यू वैल्यू लिखेंगे, मार्केट वैल्यू लिखेंगे। पर कोई असेट या लायबिलिटी ऐसी होगी जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसको एज इट इज ओल्ड वैल्यू, जो ओल्ड बैलेंस शीट में हमें एग्जांपल में दी होगी, उसी वैल्यू को हम लोग न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? मेन स्टेप हमारे यहां पे खत्म हुआ, मेन स्टेप यहां पे हमारे खत्म हो रहे हैं। अब जो काम बाकी बचा वो तो टोटलिंग बैलेंसिंग का सिंपल सिंपल सा काम है, जिसमें आप लोगों को महारत हासिल है, नहीं होगी तो एग्जांपल करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो क्या करना है, फाइंड द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे सर, क्रेडिट साइड का या डेबिट साइड का जो भी टोटल ज्यादा होगा वो टोटल को दोनों साइड पे लिख देंगे, डिफरेंस की अमाउंट माइनस करेंगे, जो डिफरेंस मिलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एमसीक्यू में आता है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन इज लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट blank in blank ratio, amongst old partners in old ratio, all partners in a new ratio, older partners in sacrifice ratio, none of the above। इस तरह से कुछ भी आएगा। तो याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनता है, देखो यहाँ पे हमने समझा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसका ये प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये लॉस। ये लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद उसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। कौन सा नंबर का स्टेप था, स्टेप 7 था ना। तो देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में स्टेप नंबर 7 से ये इंफॉर्मेशन हम लाए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट स्टेप 7 या रीवैल्यूएशन लॉस स्टेप 7। ये जो है स्टेप 5 वाला, ये हम लोगों को सीखना है, ये अलग से टॉपिक होगा। मैंने कहा ना कि गुडविल वाला पूरा अलग आएगा, सॉरी ये नहीं, ये गुडविल, ये गुडविल न्यू पार्टनर जो गुडविल आता है उसकी ट्रीटमेंट, ये हम लोग स्टेप नंबर 5 वाला डिस्कशन अलग से करेंगे। और उसके अलावा के सारे स्टेप्स देखना यहाँ पे आपको इफेक्ट में मिल जाएंगे, हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस। उसके बाद क्या करेंगे, आगे स्टेप्स में नहीं देखेंगे तो भी पता है सर, कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा, क्रेडिट 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 बैलेंस ही होगा, मतलब क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा। उसी टोटल में से डेबिट की ये सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे और डिफरेंस आएगा,
डिफरेंस को, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? अरे आवाज तो माइक अनम्यूट करिए, वो बताओ तो सही। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट याद करो। बैलेंस शीट liability side. सही, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो ये रहा, फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर लिखा है ना। कौन सा स्टेप था? ये स्टेप नंबर 8 था। तो यहां पे स्टेप नंबर 8। उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा है? कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट का सिर्फ कैश अकाउंट है, सिर्फ कैश अकाउंट है, तो उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? Debit. Debit balance. डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा और उसको डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जो कि कैश या बैंक बैलेंस है, बैलेंस है, तो कहां ट्रांसफर होगा? न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पे देखो, बैलेंस शीट असेट साइड लिखा है ना, देखो कैश बैलेंस कहां से लाए? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे ढूंढा और आखिरी काम क्या करेंगे? जहां पे हंस ऐसा होगा, बैलेंस शीट का टोटल, और ये टोटल कैसा होगा? हमेशा इक्वली होगा। मतलब लायबिलिटी और असेट साइड का टोटल सेम हुआ, मतलब जब तक है जान, जब तक है जान में जान आ जाएगी। ठीक है, वहां पे हमारा ये एग्जाम्पल पूरा खत्म होगा। इतने सारे स्टेप्स करेंगे तब जाके हमें 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ पे कौन से वर्किंग नोट्स आपको करने को आएंगे ही वो भी बता दूं कि भाई ये वर्किंग नोट आपको करने ही होंगे एग्जाम्पल में। 99% चांसेस है कि ये एग्जाम्पल के वर्किंग नोट्स आएंगे ही और ये वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। उसके अलावा एडजस्टमेंट रिलेटेड कुछ वर्किंग नोट नहीं करोगे तो चलेगा। लाइक आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना ही पड़ेगा। ये गुडविल की वैल्यू के साथ कनेक्टेड है, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यू रेशियो शायद जरूरत पड़ सकती है, शायद मे बी रिक्वायर्ड, तो ये हो ही वर्किंग नोट में, जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये तो भैया कंफर्म होने वाला है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये तो होगा ही। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका वर्किंग करना ही पड़ेगा। और आपको बहुत हाई पॉसिबिलिटी है वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के भी वर्किंग नोट्स आएंगे। 99% चांसेस है कि ये वर्किंग भी आपको करने का आएगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा। हालांकि डिपेंड करता है एग्जाम्पल में क्या दिया है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जज होगी। अभी से हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि सर इतनी चीजों का तो वर्किंग आ ही सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पूरे स्टेप्स सभी के सभी खत्म हुए। अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे से माइंड में फिट कर देते हो, तो एग्जाम्पल में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। हाँ, जब हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तब तो मतलब वो चांसेस जीरो हो जाएंगे, मतलब गलती होगी ही नहीं। बट अगर आपके माइंड में ये स्टेप्स क्लियर है तो बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। अगर कुछ आधा भी रह जाता है या आधा ही कर सके तो भी आपको प्रॉपर मार्क मिलेंगे, क्योंकि आपने सिंपल प्रॉपर वर्क अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। बोलिए, समझ में आया सबको? अभी मैं पानी पी लूं, थोड़ा गिर जाता। चलिए, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन एनी डाउट? अपनी शक्लें दिखाओ, अपने चेहरे दिखाओ। नहीं सर, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा कि हम लोग नहाए भी नहीं बैठे, ब्रश भी नहीं किया है। सर यहां तक बात आएगी। चलिए चलिए भाई, कैमरा चालू करिए जल्दी से। अपनी प्यारी प्यारी डरावनी डरावनी शक्लें जो भी है वो दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि बिस्तर पे लेटे लेटे अकाउंट चल रहा है या नो सर। हाँ, कितने सारे ऐसे होंगे जो ब्रश करते करते पढ़ते होंगे। सर ब्रश छोड़ो, बाकी सब चीजें भी करते करते पढ़ते हैं। चलिए डन। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन हम खत्म करते हैं। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख दोगे। पैम्पलेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है,
इसकी नोट भी मैं आपको भेज दूंगा, ये पूरा सेशन मैंने आपको करवाया, उसकी नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें से भी देख के लिख सकते हो, हमारे पैम्पलेट में से भी देख के लिख सकते हो, पर अच्छे से लिखते वक्त इन स्टेप्स को अपने माइंड में अच्छे से फिट करते जाना। अभी आपको 100% क्लियर नहीं होगा, बट 50, 60, 70% जितना भी क्लियर होगा ना, एग्जाम्पल हम करेंगे तब मोर देन 100% आप क्लियर हो जाओगे। डन। सो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर आपका 5-10 मिनट के बाद नेक्स्ट लेक्चर है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। बाय सर, जय हिंद। बाय सर, बाय सर, जय जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, बाय सर, जय बाय बाय।